नमस्कार। मैं सुदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल संजय की पाठशाला में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इस चैनल पे हम लोग 50 दिन का क्रैश कोर्स शुरू किए हैं यूपी पीसीएस एग्जाम 2021 के लिए, प्रीलिम्स के लिए। और मैं आपका इस एग्जाम में सेक्शन देख रहा हूं करंट अफेयर्स का। मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर कराऊंगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम 2021 के लिए, और साथ में यूपी स्पेशल भी चलेगा। यूपी स्पेशल की भी क्लासेज होंगी, यहाँ से भी आपके एग्जाम में यूपी पीसीएस में तकरीबन 10 से 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, तो ये भी कवर होगा। अभी फिलहाल करंट अफेयर्स चल रहा है और आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं करंट अफेयर्स आप लोगों को दिसंबर से कवर करा रहा हूं। दिसंबर 2020 से लेकर के मई 2021 तक के मैं सारे करंट अफेयर्स आप लोगों को कवर कराऊंगा। तो दिसंबर का तो कवर हो गया है, अब चल रहा है। अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो सारे टॉपिक अब जनवरी के हैं, जनवरी 2021 के। फिर जनवरी के बाद ऐसे ही फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक के हम लोग डिस्कस कर लेंगे, जो आप लोगों को इस बार यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन होगा। आपके वहां से क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। तो चलिए फिर बिना समय गवाए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान में रखेंगे कि जो संजय की पाठशाला यूट्यूब चैनल की टीम जो आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है, सारा प्लान लाई है, ये क्रैश कोर्स एक तो सबके लिए फ्री में है, 50 दिन का प्रोग्राम है, सबके लिए फ्री में है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक आपको इसको शेयर करिए कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके और इसका फायदा उठा सके। तो आइए देखते हैं आज मैं आप लोगों के लिए क्या क्या टॉपिक लेकर के आया हूं। आज हमारा पहला टॉपिक है वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम। क्या है? वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम। इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है इसमें, क्या क्या खास बात है वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम में। पहली बात तो ये जानना कि शुरू कहां हुआ है, तो ये केरला में शुरू हुआ है। कहां पे? केरल में शुरू किया गया है। और केरल में तकरीबन 10,000 बच्चों को टारगेट किया गया है, मतलब 10,000 बच्चों को ये शिक्षा मिलेगी। इसमें क्या है कि स्कूलिंग के साथ साथ आईएएस के एग्जाम की तैयारी के लिए भी ये शुरू किया गया। बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है और उन बच्चों के लिए शुरू किया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन बच्चों के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी हैं, और ये प्रोग्राम केरला में शुरू किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट इसमें देखते हुए चलते हैं क्या क्या इसमें कह रहा है। बहुत ही आसान शब्दों में एकदम पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही आसान और बहुत ही सरल शब्दों में है। वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम क्या कह रहा है कि हाल ही में केरल के राज्यपाल द्वारा राज्य के मेधावी और आर्थिक रूप से, ध्यान में रखेंगे क्या पॉइंट है कि राज्य के जो मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ने में तेज बच्चे हैं वो, और जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तकरीबन 10,000 छात्रों को सिविल सेवाओं और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान करने हेतु वन स्कूल वन आईएएस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। ठीक है, केरला में शुरू हुआ है। जिस तरीके से वन नेशन वन कार्ड ये सब टाइप की स्कीम जो चल रही है उसी टाइप पे है वन स्कूल वन कार्यक्रम। तो इसमें क्या है ध्यान में रखेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये कहां शुरू किया गया है, तो केरल में। और केरल के जो मेधावी छात्र हैं, जो पढ़ने में तेज हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पढ़ने के लिए, तो उनके लिए शुरू किया गया है, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। केरला गवर्नमेंट ने शुरू किया है बिल्कुल मुफ्त में। तकरीबन 10,000 छात्रों को पढ़ाया जाएगा, और चाहे वो सिविल सेवाओं की तैयारी करें या और भी कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हो, उन सब के लिए मुफ्त में है। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, केरल में चलाया गया। और इस कार्यक्रम का आयोजन किसने किया है? केरल के वैदिक एरुडाइट फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए ये है, कोचिंग है, केरला में है, जो बिल्कुल मुफ्त में कराया जाएगा। जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं लेकिन जो पढ़ने में तेज स्टूडेंट हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनके लिए शुरू किया गया है। और चाहे वो सिविल सर्विसेज के अलावा और भी कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हो,
उसमें भी उनको मिलेगा यहाँ पे मौका मुफ्त में पढ़ने का, 10,000 छात्रों को दिया जाएगा। और ये कौन कर रहा है? ए वैदिक एरुडाइट फाउंडेशन के द्वारा ये किया गया है, ये ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है कि कौन इसको कर रहा है। आगे देखिए और क्या क्या पॉइंट है इसमें। कह रहा है कि इस कार्यक्रम में मुख्य तौर पर सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त विद्यालयों के ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र के छात्रों को शामिल किया जाएगा। ये जो 1 स्कूल 1 IS कार्यक्रम है, इसके तहत किन छात्रों को शामिल किया जाएगा, किस एरिया के छात्रों को शामिल किया जाएगा केरला में? जो सरकारी और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त है विद्यालय, उसमें चलेगा, ठीक है। और ग्रामीण बच्चों को, जो ग्रामीण परिवेश के बच्चों हैं उनको, या जो अर्ध शहरी क्षेत्र में रहते हैं उन छात्रों को यह मौका दिया जाएगा। और उनमें भी वे छात्र जो मेधावी हैं, उनको, जो पढ़ने में तेज छात्र हैं और आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको मिलेगा, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्र के छात्रों को। और इसको कहां पे? जो सरकारी स्कूल हैं या जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्कूल हैं, वहां पे यह कार्यक्रम चलाया जाएगा। आगे देखें, यह उच्च शिक्षण मंच विद्यार्थियों को भविष्य की योजना बनाने और उन्हें एक सिविल सेवक के रूप में स्वयं का विकास करने में सहायता प्रदान करेगा, ठीक है। यह जो शिक्षण मंच है, विद्यार्थियों को अपने भविष्य की योजना बनाने के लिए उनको प्रेरित करेगा कि वो आगे चलकर अगर सिविल सेवा में जाना चाहें तो जा सकते हैं। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं ये जो मैटर लेकर के आप लोगों के लिए आता हूं, बहुत ही आसान शब्दों में एकदम पॉइंट बाय पॉइंट लिखा होता है कि अगर आप इसको ध्यान से सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, एकदम ध्यान लगाकर सुनेंगे, अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। क्योंकि फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टेटमेंट से भी क्वेश्चन आते हैं। क्या है ये देखें, ऐसा नहीं कि यूपी का एग्जाम है तो केवल फैक्ट ही आता है, कॉन्सेप्ट भी ध्यान में रखेंगे, चीजें बदल रही हैं। आगे देखिए, अब इस कार्यक्रम के बारे में और क्या क्या खास बातें हैं। किस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए राज्य के गवर्नर ने कहा कि एक सिविल सेवक के रूप में कार्य करना देश के हजारों युवाओं का सपना होता है, ठीक, किंतु उनमें से अधिकांश लोग यह नहीं जानते कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने की शुरुआत कहां से करनी है। बिल्कुल सही बात है, एक सिविल सेवक के रूप में कार्य करना देश के बहुत सारे युवाओं का सपना होता है कि सिविल सेवक के रूप में कार्य करें, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता है कि उनकी शुरुआत कहां से करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। क्योंकि इस एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत एक ही विषय के सैकड़ों राइटर्स के बुक हैं, तो सब नहीं पढ़ना, क्या क्या पढ़ना है, सिलेक्टिव चीजें पढ़नी है, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि केरला गवर्नमेंट का है, ये सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि इस एग्जाम के लिए, सिविल सर्विस एग्जाम के लिए क्या नहीं पढ़ना आवश्यक है, ठीक। आगे आइए, और इस कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों को अनुभवी सिविल सेवकों के माध्यम से उचित मार्गदर्शन और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। और ये जो 1 स्कूल 1 IS कार्यक्रम है, इसके तहत क्या है कि बच्चों को, जो अनुभवी सिविल सेवक हैं, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जो सिविल सेवा में, उनके माध्यम से उचित मार्गदर्शन और शिक्षा प्रदान कराई जाएगी। बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। इसी से मिलता जुलता यूपी में भी एक योजना शुरू हुआ है, अभ्युदय, आपको उसके बारे में भी ध्यान रखना, उसकी भी क्लास होगी एक दिन, उसके टॉपिक पर भी डिस्कस करेंगे। सेम ऐसा ही वो है योजना, इसलिए मैं बता देता हूं। अभ्युदय योजना है जो यूपी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, वो भी सभी सरकारी जितने भी, एक तो सिविल सेवाओं के लिए है, वो भी सभी सिविल सेवाओं के लिए है, और उसके साथ जो भी प्रतियोगी परीक्षा है सबके लिए यूपी गवर्नमेंट भी यह तैयार कर रही है। और उसमें भी जो सिविल सेवक हैं वही इसमें पढ़ाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे, सारी चीजें हैं। तो आइए देखते हुए एक एक चीजें क्या क्या खास बात है हम लोग देखते हैं। तो ये तो आपने पढ़ लिया उसके बारे में। दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे गुच्छी मशरूम के बारे में। मशरूम तो आप लोग जानते होंगे, खाए भी होंगे कि मशरूम क्या होता है। एक सेकंड, मशरूम तो आप लोगों को पता ही होगा कि क्या होता है, आप लोग खाए भी होंगे। तो ये गुच्छी मशरूम है। खास बात इसका क्या है, इस मशरूम का, गुच्छी मशरूम का खास बात क्या है, ये देखिए।
गुच्छी मशरूम सबसे पहली बात तो ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में, J&K में, जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। और सबसे खास बात है कि इस मशरूम में प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में है, प्रोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। चर्चा में क्यों है, हम लोग मशरूम के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, गुच्छी मशरूम के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, कि गुच्छी मशरूम को जीआई टैग देने की बात की गई है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन, भौगोलिक संकेत देने की बात की गई है, जीआई टैग, इसीलिए चर्चा में है। अब जीआई टैग क्या होता है आप लोगों को पता है, भौगोलिक संकेतक। जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, भौगोलिक संकेतक वो होता है, आप बस एक आसान भाषा में ये समझ लीजिए, भौगोलिक संकेतक क्या होता है। भौगोलिक संकेतक, भौगोलिक संकेतक नाम से ही क्लियर है कि किसी ऐसे भौगोलिक क्षेत्र का, भारत के किसी ऐसे भूभाग का, या पूरे विश्व में भी दिया जाता है। तो अभी ये गुच्छी मशरूम में जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो क्या कह रहा है, एक एक पॉइंट देखते हुए चलें कि भौगोलिक संकेत मतलब किसी ऐसे भूभाग की कोई ऐसी वस्तु, चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, या जो भी हो, जो उस एरिया के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखता है, उस एरिया से उसकी पहचान होती है, ठीक है, उसी को जीआई टैग दिया जाता है। इसके लिए भी क्राइटेरियाज है। तो क्या क्या क्राइटेरिया है, जिस दिन जीआई टैग के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे उस दिन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें क्राइटेरिया है। तो लेकिन जीआई टैग के बारे में आप सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए कि ऐसी कोई भी भौगोलिक वस्तु जो उस जगह के बारे में विशेष महत्व रखती है। जैसे बनारसी साड़ी को देखें तो बनारस के लिए है, वहां का जीआई टैग मिला है, कांजीवरम साड़ी का मिला है, गुच्छी मशरूम की बात हो रही है, ऐसे ही खाने पीने पदार्थ कोलकाता के रसगुल्ला को मिला है। तो ये सारी चीजें हैं, तो ये एक दिन डिटेल से पढ़ेंगे तो बताएंगे उस पर, लेकिन ये आप सिंपल शब्दों में समझें क्या है। तो देखिए गुच्छी मशरूम के बारे में क्या क्या चीजें हैं, ये देखिए गुच्छी मशरूम, आप इमेज में देख रहे होंगे, ये जो मशरूम है यही है गुच्छी मशरूम, इस तरीके का ये दिखता है। तो क्या क्या खास है इसमें, एक एक पॉइंट आप देखते हुए चलें कि जम्मू कश्मीर स्थित एक गैर सरकारी संगठन, यानी कि एनजीओ, एक गैर सरकारी संगठन ने गुच्छी मशरूम के लिए जीआई टैग की मांग करते हुए आवेदन दाखिल किया है। ये जम्मू कश्मीर में मशरूम पैदा होता है, गुच्छी मशरूम, और वही का एक एनजीओ है जिसने इसके जीआई टैग की मांग की है, ग्लोबल आइडेंटिफिकेशन की मांग की है। तो ये जरूर ध्यान में रखेंगे, इसीलिए ये चर्चा में है। आगे देखिए और क्या क्या कह रहा है कि ध्यातव्य है कि जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में उगने वाली गुच्छी मशरूम दुनिया की सबसे महंगी मशरूमों में से एक है। यह मशरूम बहुत ही महंगी होती है और दुनिया की सबसे ज्यादा महंगे मशरूमों में से एक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक कहां पाया जाता है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जम्मू कश्मीर में एक जिला है डोडा, उसी डोडे जिले में इसकी खेती होती है, ध्यान में रखेंगे। और गुच्छी और ये इसकी खेती नहीं होती है, जंगल की उपज है। क्या, ये देखिए गुच्छी मशरूम एक वन उपज है जिसे प्रायः स्थानीय लोगों और आदिवासियों द्वारा जंगल से ही एकत्र किया जाता है। इसकी खेती नहीं होती, एक वन की उपज है, जंगल की उपज है, और जो वहां के आदिवासी है वहां से इसको इकट्ठा करते हैं। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 20,000 रुपए प्रति किलो है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कितनी कीमत है, इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत है 20,000 रुपए प्रति किलो। ये ध्यान में रखेंगे, बहुत ही महंगा बिकता है, तो इसीलिए चर्चा में है। इसको जीआई टैग देने की मांग की गई है। तो क्या क्या खास बात है, ऐसे ही आगे देखिए इसमें और क्या कह रहा है कि डोडा जिले के समशीतोष्ण वनों में पाए जाने वाले इस खाद्य कवक में कई औषधीय गुण भी मौजूद होते हैं। इस गुच्छी मशरूम में बहुत सारे औषधीय गुण भी मौजूद हैं, इसलिए इसे अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत काफी अधिक होती है। इसीलिए इसकी कीमत इतनी ज्यादा है इंटरनेशनल मार्केट में। और जम्मू कश्मीर में गुच्छी मशरूम का वार्षिक उत्पादन लगभग 45 टन के आसपास है। जम्मू कश्मीर में ये वार्षिक तौर पे एक वर्ष में, एक साल में 45 टन इसका उत्पादन होता है। और यद्यपि यह जंगली मशरूम मुख्य तौर पर डोडा जिले के जंगलों
और चरागाहों में ही पाई जाती है। ठीक है, जंगली मशरूम इसकी खेती नहीं होती, वहीं के चरागाहों में पाई जाती है। किंतु इसके अलावा यह कुपवाड़ा, पहलगाम, सोपिया, किश्तवाड़ और पुंछ के ऊंचाई वाले कुछ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, वहां पर भी ये सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। तो क्या क्या कह रहा है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे देखें क्या कह रहा है। तो ये सारी चीजें यहां पे पाई जाती हैं, ठीक, इन जगहों पर भी। आगे देखिए और क्या कह रहा है इसके बारे में खास बात, कि विदित हो कि मशरूम में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बी का एक समृद्ध स्रोत भी माना जाता है। मशरूम में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन बी भी मिलता है, लेकिन इस मशरूम की खास बात यह है इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी पाए जाते हैं। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 20,000 रुपए प्रति किलो है। और जीआई टैग मिलने से उन किसानों को काफी लाभ होगा जो गुच्छी मशरूम का संग्रहण करते हैं अथवा उसकी खेती करते हैं। कुछ लोग वहां पे छोटी मोटी खेती भी करते हैं, नहीं तो ज्यादातर जंगलों से इसको इकट्ठा ही करते हैं। तो अगर इसको जीआई टैग मिल गया तो इन किसानों को और भी ज्यादा इससे लाभ मिलेगा जीआई टैग मिलने से। और बीते वर्ष जून माह में जम्मू कश्मीर के केसर को भी जीआई टैग प्रदान किया गया था, ये भी ध्यान में रखेंगे, यानी 2020 में, जून 2020 में। ठीक है, जून 2020 में केसर, जम्मू कश्मीर का केसर है, इसको जीआई टैग मिल चुका है। और एक गुच्छी मशरूम को अब देने की बात की जा रही है, एक एनजीओ ने आवेदन दाखिल किया है। ये सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे, सब कुछ इंपॉर्टेंट। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पराक्रम दिवस का। ठीक, पराक्रम दिवस आप लोगों को पता भी होगा। पराक्रम दिवस एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। तो इसी साल 2021 से क्या किया गया है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है। इसी बार 2021 से ही सुभाष चंद्र बोस इनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया गया है। तो क्या क्या खास बातें हैं, एक एक पॉइंट इसमें देखते हुए चलें, क्या कह रहा है। और आप लोगों को पता ही कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती कब है, जनवरी में पड़ता है, 23 जनवरी को। तो क्या क्या खास बातें हैं देखिए। किसने निर्णय लिया है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में घोषणा की है कि वर्ष 2021 से, ध्यान में रखेंगे इसी वर्ष से हुआ है, प्रतिवर्ष 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है पॉइंट। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने यह डिसीजन लिया है कि इस बार यानी 2021 से अब प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को, जिस दिन सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उस दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे देखिए, और इस संबंध में घोषणा करते हुए केंद्र संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार ने 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले नेताजी के 125वें जयंती को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार तरीके से मनाने का भी निर्णय लिया है। अभी 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी 2021 को 125वीं जयंती मनाई गई है और इसी 125वीं जयंती पर यह निर्णय लिया गया कि इस दिवस को प्रत्येक वर्ष, अब 23 जनवरी 2021 से प्रत्येक वर्ष इसको पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इनकी जयंती को अब शानदार तरीके से मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। बाकी ये इंपॉर्टेंट है। और साथ ही यह जो दिवस है 23 जनवरी या पराक्रम दिवस, इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा। इस पराक्रम दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आयोजित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है और ध्यान में ये रखेंगे। सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो डिटेल आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा ही होगा, लेकिन ये आप जरूर देख लीजिए, इसमें एक दो पॉइंट होंगे इनके बारे में, ये भी देख लीजिए, क्योंकि बाकी डिटेल तो आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ा ही होगा। तो अब मैं कुछ बेसिक चीजें, जैसे इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस का जन्म। और इंडियन सिविल सर्विसेज से इस्तीफा देने के बाद, इंडियन सिविल सर्विसेज में भी सिलेक्ट हुए थे और के पश्चात वे स्वतंत्रता आंदोलन में
शामिल हुए और वर्ष 1938 तथा 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे। कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे ये 1938 में और 1939 में। इंडियन सिविल सर्विसेज में ये सफल हुए थे और वहां उससे इस्तीफा देके फिर उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले लिया और 18 अगस्त 1945 को हुए विमान हादसे में रहस्यमयी स्थिति में सुभाष चंद्र बोस की मौत हो गई और यह घटना लोगों के लिए आज भी पहली ही बनी हुई है। ये कुछ बेसिक इनके बारे में जान लीजिएगा, बाकी तो आपने उसमें पढ़ाई होगा मॉडर्न इंडिया में। तो बहुत ही ध्यान से, जनवरी का करंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसलिए ये जानना जरूरी था। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे ये हम लोग पढ़ रहे हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में। और आप लोगों को पता होगा कि इधर लगातार किसी न किसी टाइगर रिजर्व के बारे में बात हो रही है, तो टाइगर रिजर्व को ध्यान से पढ़ेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा जरूर। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व ये क्यों चर्चा में है? पहली बात कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कहां? तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में। ठीक है, चर्चा में इसलिए है कि यहां पे एक एशियाई हाथी को, ठीक है, रेस्क्यू किया गया है, बचाया गया है, इसलिए चर्चा में आया है। तो कर्नाटक में है। क्या क्या खास बात है बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में, आइए एक एक पॉइंट देखते हुए चलते हैं। क्यों है चर्चा में बांदीपुर टाइगर रिजर्व? क्या कह रहा है, क्यों है चर्चा में बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे हम लोग क्या कह रहा है। ये देखें कि हाल ही में कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के नजदीक नुगु जलाशय में फंसे एक जंगली हाथी को बचाया गया है। ठीक है, तो पहली बात ध्यान में रखेंगे, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है ये कहां है? ये है आपका कर्नाटक में। और इसका यहीं पे इसी टाइगर रिजर्व के नजदीक में एक जलाशय है जिसका नाम है नुगु। नुगु जलाशय में एक हाथी फंस गया था तो उसको बचाया गया है, उसको रेस्क्यू किया गया है, तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग देखेंगे बांदीपुर टाइगर रिजर्व चर्चा में क्यों है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे, और जो हाथी फंसा है तो हाथी के बारे में जानेंगे, एशियाई हाथी क्या है, कैसे है, संरक्षण की क्या स्थिति है, एक एक पॉइंट हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो आइए अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि बाघ जनगणना 2018 के अनुसार देश में मध्य प्रदेश के बाद कर्नाटक दूसरे स्थान पर है जहां बाघों की सर्वाधिक संख्या विद्यमान है। मैंने आप लोगों को अभी लास्ट क्लास में जब पढ़ाया था टाइगर रिजर्व के बारे में कि हार्ट बलून सफारी जहां शुरू किया गया था, तो मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। तो उसमें खास बात यह था कि वहां पे जो जनगणना हुई थी भारत में बाघों की, तो सर्वाधिक बाघ कहां पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ये जरूर ध्यान रखेंगे एमपी में। और मध्य प्रदेश के बाद इसी जनगणना में 2018 की बाघ जनगणना में भी आया कि मध्य प्रदेश के बाद ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं? तो वो है कर्नाटक का बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है, कर्नाटक दूसरे स्थान पर है जहां पर बाघों की सबसे ज्यादा संख्या पाई जाती है। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। अब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या खास है इसके बारे में ये देखिए। अब बांदीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना के बारे में देखिए, किसकी स्थापना कब हुई। पहले एक एक पॉइंट पढ़ते चलेंगे आसानी से, आसान भाषा में लिखा हुआ है, बहुत ही आसानी से क्लियर होगा। क्या कह रहा है ये देखिए कि इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई है, तहत वर्ष 1973 में की गई है। बांदीपुर टाइगर रिजर्व की स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ही की गई है। कब? 1973 में। और वर्ष 1985 में वेणुगोपाल वन्यजीव पार्क से सटे क्षेत्रों को शामिल कर इसके क्षेत्रफल में वृद्धि की गई तथा बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान नाम दिया गया। इसकी स्थापना प्रोजेक्ट टाइगर के तहत की गई 1973 में। और 1985 में बगल में ही एक वन्यजीव पार्क था वेणुगोपाला, तो उन सभी एरियाज को इसमें शामिल कर दिया गया। और उसकी जब क्षेत्रफल में वृद्धि होगी शामिल करने को, तब इसको एक नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया 1985 में। कब दे दिया गया? 1985 में। इस चीजों को ध्यान में रखेंगे। इसकी अवस्थिति कहां है, कहां पर है, ध्यान से देखिए कि यह कर्नाटक के दो निकटतम जिलों मैसूर और चामराजनगर, ठीक है, चामराजनगर, एक कर्नाटक के दो जिले हैं, एक मैसूर है, एक है चामराजनगर, यहीं पर यह फैला हुआ है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, दो जिलों में है। तथा कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों के त्रिजंक्शन क्षेत्र में भी स्थित है। ठीक है, और यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का भी हिस्सा है। वहां पे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसका भी हिस्सा है।
और ये त्रिजंक्शन का काम करता है, यानी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल तीनों जगह भी आप जाएंगे तो यहां पे घूम सकते हैं, सबसे नजदीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग यहां पे ध्यान रखेंगे। आगे देखें, अब उसकी पारिस्थितिक विविधता, यानी यहां पे क्या क्या चीजें हैं, कैसे, ये देखिए इसकी पारिस्थितिक विविधता में क्या क्या बांदीपुर टाइगर रिजर्व के, कि यह देश के सबसे समृद्ध जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है, जो चारों ओर से निम्नलिखित जैव विविधता संपन्न क्षेत्रों से घिरा हुआ है। जैसे क्या क्या है, इसके दक्षिण में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है तमिलनाडु में, यह ध्यान में रखेंगे। इसके दक्षिण पश्चिम में वायनाड वन्यजीव अभयारण्य है, जो कि कहां है, केरला में है। और काबिनी जलाशय उत्तर पश्चिम में बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व को अलग करता है, और काबिनी जलाशय है जो बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व को अलग करता है। तो ये इसके चारों ओर फैले हुए ये सब पारिस्थितिकी विविधताएं हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। और देखिए इसमें क्या कह रहा है, और जैव विविधता में क्या क्या चीजें हैं यहां पे, कि यह विभिन्न पुष्प प्रजातियों और जीव विविधता से संपन्न क्षेत्र है। यहां पे फूलों की भी बहुत सारी प्रजातियां, बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, और देश के मेगा जैव विविधता क्षेत्रों यानी मेगा बायोडाइवर्सिटी एरियाज के रूप में पहचाना जाता है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। और बांदीपुर के साथ साथ नागरहोल, मुदुमलाई, सत्यमंगलम और वायनाड में बाघों की वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी आबादी भी पाई जाती है। बांदीपुर के साथ साथ कहां पे, नागरहोल टाइगर रिजर्व, मुदुमलाई, सत्यमंगलम, वायनाड में भी बाघों की संख्या वैश्विक स्तर पर ज्यादा पाई जाती है। सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। और यह विश्व में एशियाई हाथियों की आबादी का भी सबसे बड़ा आश्रय स्थल है। यहाँ पे विश्व में एशियाई हाथी जो है यहाँ पर सबसे ज्यादा पाए जाते हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व में, तथा मैसूर एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा भी है। कौन, बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है MER मैसूर एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा भी है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा मात्रा में एशियाई हाथी पाए जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं आगे क्या क्या चीजें हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं, कौन कौन से उच्चतम बिंदु हैं बांदीपुर टाइगर रिजर्व के आसपास, ये देखिए नदियां और उच्चतम बिंदु। यह पार्क उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी के मध्य में स्थित है। जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है ये क्या है कि इसके उत्तर में, नॉर्थ साइड में काबिनी नदी और साउथ में मोयार नदी है, मोयार नदी, और यहां पे है आपका काबिनी नदी। तो इनके मध्य में भी ये स्थित है, और नुगु नदी जो है वो पार्क के मध्य से बहती है। और ये जो पार्क है बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इसके मध्य से कौन सी नदी बहती है, नुगु नदी। और पार्क का जो उच्चतम बिंदु है वो हिमनद गोपाल स्वामी बेट्टा नामक पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है हिमवद गोपाल स्वामी बेट्टा, उसका जो उच्चतम बिंदु है वहां पर। तो ध्यान में रखेंगे, ये सब अपने कॉन्सेप्ट के लिए आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आप देख लीजिए कर्नाटक में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। हमने अभी बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में देखा, इसके बाद देखिए कर्नाटक में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व है। कर्नाटक में है भद्रा टाइगर रिजर्व, ये सब ध्यान में रखेंगे। नागरहोल टाइगर रिजर्व, ये भी कर्नाटका में। डंडेली अंसी टाइगर रिजर्व, ये भी कर्नाटका में है। फिर बिलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर टाइगर रिजर्व, ये भी आपका कर्नाटका में है। और इसके अलावा मलाई महादेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य को बाघ आरक्षित क्षेत्र बनाने का भी प्रस्ताव अभी दिया गया है, अभी कर्नाटक में है। अभी इसको बाघ अभयारण्य बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, किसको, मलाई महादेश्वरा वन्य जीव अभयारण्य को। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए और क्या कह रहा है। अब हम लोगों ने पढ़ा बांदीपुर टाइगर रिजर्व को क्यों, एशियाई हाथी के बारे में ही पढ़ा। टॉपिक में था कि एक एशियाई हाथी को रेस्क्यू किया गया वहां के जलाशय से, नुगु जलाशय से। तो क्या क्या खास है ये देखिए, एशियाई हाथी के बारे में जानिए क्या है। एशियाई हाथी की उप प्रजातियां कौन कौन सी हैं। एशियाई हाथी की 3 उप प्रजातियां होती है कि कितनी, 3। पहला होता है भारतीय,
दूसरा होता है सुमात्रा और तीसरा होता है श्रीलंकाई। ये तीनों प्रजातियां एशियाई हाथी की है, जिसमें एक इंडियन होता है भारतीय, दूसरा सुमात्रा और तीसरा श्रीलंकाई। इनके संरक्षण की क्या स्थिति है? आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय की सूची में शामिल हैं। कौन? एशियाई हाथी। एशियाई हाथी जो है वो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में लुप्त प्राय की सूची में है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 1 में शामिल है। इन पे भी एक दिन क्लास होगी, मैंने आपको बताया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 साइट्स आईयूसीएन पे डिटेल से होगी क्लास। तो ये आप लिस्ट ध्यान में रखेंगे कि आईयूसीएन की रेड लिस्ट में एशियाई हाथी लुप्त प्राय की श्रेणी में है और भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में शामिल है। और इसके संरक्षण के लिए कौन कौन से प्रयास किए जाते हैं हाथियों के संरक्षण के लिए? हाथियों के संरक्षण के लिए जैसे और भी जैसे गज यात्रा नामक प्रयास है, योजना है, उसका नाम है। हाथियों की अवैध हत्या की निगरानी हेतु भी एक कार्यक्रम चलता है, मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, माइक, और प्रोजेक्ट एलिफेंट चलता है। हाथियों के संरक्षण के लिए ये तीनों प्रोजेक्ट चल रहे हैं, आप जरूर ध्यान में रखेंगे, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। अगला जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ड्रैगन फ्रूट के बारे में। ड्रैगन फ्रूट देखा है आप लोगों ने, कैसा होता है? हो सकता है कि आप लोगों ने खाया भी हो, अभी आगे देखेंगे। ड्रैगन फ्रूट जो है वो लाल रंग का एक फल है, लाल रंग का फल है ये। और सबसे खास बात है चर्चा में क्यों है कि अभी गुजरात सरकार ने क्या किया है कि ड्रैगन फ्रूट का नाम बदल करके, इसका नाम बदलकर, नाम चेंज करके इसका नाम कमलम रखने की बात की है। कमलम, ये देखने में आप देखेंगे तो कमल के पुष्प के समान दिखता है। उसको काटे जाने पे अंदर सफेद रंग का और छोटे छोटे काले रंग के बीज होते हैं इस फल में। तो क्यों चर्चा में ड्रैगन फ्रूट कि गुजरात सरकार ने इसका नाम बदल करके इसका नया नाम कमलम रखने की घोषणा की है। तो क्या क्या खास बात है, आइए एक एक पॉइंट इसमें हम लोग देखते हुए चलते हैं, क्या क्या चीजें कह रहा है। आप इमेज में देख सकते हैं, ये जो फल है यही ड्रैगन फ्रूट है, यही है ड्रैगन फ्रूट। क्या कह रहा है, आप अगर इमेज में देख रहे हो तो आपको ये छोटे छोटे कमल की पंखुड़ियों जैसा दिख रहा है। क्या है कि गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम करने का प्रस्ताव रखा है, इसलिए चर्चा में है, इंपॉर्टेंट। गुजरात सरकार ने इसका नाम बदल करके कमलम। और ड्रैगन फ्रूट दक्षिण और मध्य अमेरिका के स्वदेशी जंगली कैक्टस की प्रजाति का एक फल है। ये एक फल है, लेकिन कहां के जंगलों का? दक्षिण और मध्य अफ्रीका का ये फल है, वहां के अपने जंगल का कैक्टस की प्रजाति का ये फल है, ठीक। और ड्रैगन फ्रूट का अंदरूनी हिस्सा प्रायः सफेद या लाल रंग का ही होता है। हालांकि पीले रंग के अंदरूनी हिस्से वाले दुर्लभ ड्रैगन फ्रूट भी पाए जाते हैं। और साथ ही इसमें कीवी फ्रूट की तरह छोटे बीज भी होते हैं। आप लोग कीवी खाए हैं? कीवी के बारे में भी मैंने अरुणाचल के कीवियों के बारे में पढ़ा है। तो उसमें जिस तरीके से छोटे छोटे बीज होते हैं वैसे ही बीज होते हैं ड्रैगन फ्रूट में भी। और इसका नाम बदल के कमलम रखने का फैसला किया है, गुजरात सरकार ने उसका प्रस्ताव रखा है। खास बात है कि इसके अंदर सफेद या लाल रंग की परत होती है, लेकिन कभी कभी अंदर का परत पीले रंग का भी होता है। तो ये बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत ही कम मिलता है ऐसा ड्रैगन फ्रूट। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। और विश्व में ड्रैगन फ्रूट का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक कौन है? वियतनाम है। और विश्व में सबसे ज्यादा इसकी खेती कहां होती है, उत्पादन कहां होता है? वियतनाम में होता है। और वियतनाम इसका सबसे बड़ा निर्यातक भी है। और जहां 19वीं शताब्दी में फ्रांसीसी यह फल लाए थे, और वियतनाम में यह फल कौन लाए थे? 19वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी लाए थे यह फल वियतनाम में। सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे आप लोग। क्या कह रहा है ये देखिए, आप इमेज में देख सकते हैं, अंदर जैसे ये फल कटा हुआ है तो अंदर सफेद और काले काले छोटे छोटे बीज है। ये क्या कह रहा है? और ये कहां? लैटिन अमेरिका के अलावा थाईलैंड, ताइवान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल और श्रीलंका में भी ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन किया जाता है, यहां भी किया जाता है। और ड्रैगन फ्रूट को 1990 के दशक में भारत में लाया गया था। 1990 में ड्रैगन फ्रूट भारत में आया और वर्तमान में यह कहां कहां? कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र,
गुजरात, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उगाया जाता है। इसलिए गुजरात सरकार ने इसका नाम बदलकर कमलम करने की बात करी। कहां कहां पैदा होता है? 1990 में भारत में आया, और भारत में ये कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात में भी पैदा होता है, इसलिए गुजरात सरकार ने इसका नाम बदलने की बात करी है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और ये जो फल है ये सभी प्रकार की मिट्टी में उगाया जा सकता है और इसे अधिक पानी की आवश्यकता भी नहीं होती है। सभी प्रकार की मिट्टी उग सकता है और बहुत ज्यादा पानी की भी आवश्यकता इसके लिए नहीं होती है। तो सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट था। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है कि जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है। आप लोगों को पता होगा कि केंद्र सरकार का एक योजना है, हर घर नल योजना, हर घर स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए योजना। उसी योजना के तहत है ये कि जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो क्या 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 बातें इसमें होंगी, आइए एक एक पॉइंट हम लोग देखते हुए चलते हैं। क्या क्या कह रहा है इसमें, क्या कह रहा है? जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ने चलाया है, हर घर जल योजना, क्या क्या चीजें हैं ये देखिए, इसमें क्या क्या बातें हुई हैं इस टॉपिक में। जल गुणवत्ता परीक्षण के लिए महिलाओं को प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है। तो क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीजें कह रहा है ये देखें कि हाल ही में जल शक्ति मंत्री ने घोषणा की है कि केंद्र सरकार जल्द ही महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से 5 महिलाओं को प्रशिक्षित करेगी। ठीक है, ये जो भी काम होगा किस मिशन के तहत होगा? जल जीवन मिशन के तहत यह कार्य होगा। और इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय ने क्या किया है कि प्रत्येक गांव से 5 महिलाओं को जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए प्रत्येक गांव से 5 महिलाओं को इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक, इंपॉर्टेंट। आगे देखें, और सरकार वर्ष 2024 तक सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक गांव में सुलभ एवं सस्ती जल गुणवत्ता परीक्षण और संरचना भी स्थापित करेगी। और सरकार का यह लक्ष्य है कि 2024 तक सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो और उसके लिए इंफ्रा भी तैयार कराएगी प्रत्येक गांव में। ठीक, जल के परीक्षण के लिए। आगे देखें, और एक ज्ञात हो कि देश में 52,000 से अधिक स्थान ऐसे हैं जहां फ्लोराइड और आर्सेनिक आदि की अधिकता के कारण जल काफी प्रदूषित है और पीने योग्य नहीं है। इसीलिए जल जीवन मिशन की शुरुआत हुई है कि ये 2024 तक लक्ष्य रखा गया कि सभी को पीने युक्त शुद्ध पानी मिले। तो इसमें क्या है, कभी भी देश में 52,000 से ऐसे स्थान हैं जहां पे पानी में आपका फ्लोराइड और आर्सेनिक की मात्रा ज्यादा है, जिसकी वजह से वह पानी पीने योग्य नहीं है। सभी चीजों को ध्यान में रखिएगा। आगे क्या कह रहा है ये देखें कि पंजाब और राजस्थान के कई क्षेत्रों में कीटनाशकों के अधिक उपयोग के कारण पानी की गुणवत्ता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है और ऐसे में पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता के चलते जल की गुणवत्ता की जांच करने हेतु लोगों को प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। पंजाब और राजस्थान जैसे एरियाज में बहुत ज्यादा कीटनाशक का उपयोग होता है, जिसकी वजह से पानी की गुणवत्ता गिर गई है। तो ऐसे लिए इसीलिए प्रशिक्षित किया जाना जरूरी है कि पानी की गुणवत्ता की जांच हो कि पानी शुद्ध है, पीने योग्य है या नहीं। इसीलिए ये जल जीवन मिशन के तहत यह ट्रेनिंग दिया जा रहा है। आगे देखें, और ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप के माध्यम से पीने योग्य पानी की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना भारत जैसे देश में एक महत्वपूर्ण घटक है। और यहां वर्ष 2015 में 163 मिलियन लोगों के पास पीने योग्य स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं था और यह आंकड़ा किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक है। 2015 में यह स्थिति थी, इसीलिए फिर यह हर घर नल योजना जल जीवन में मिशन के तहत शुरू किया गया। तो इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आगे क्या कह रहा है ये देखें कि अगस्त 2019 में केंद्र सरकार द्वारा जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। कब हुआ है जल जीवन मिशन की शुरुआत? 2019 में, जिसका प्रमुख उद्देश्य
वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप के माध्यम से जलापूर्ति यानी हर घर जल योजना सुनिश्चित करना, हर घर जल सुनिश्चित करना है। 2024 तक पाइप के माध्यम से हर घर में नल लगा करके पीने योग्य शुद्ध पानी, ये जरूर ध्यान में रखेंगे। और जल जीवन मिशन कब शुरू हुआ? 2019 में। इसका लक्ष्य कब तक है? 2024 तक ये लक्ष्य रखा गया है। और इस मिशन के कार्यान्वयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय को नोडल मंत्रालय के रूप में नियुक्त किया गया। और यह मिशन किसके अंतर्गत काम कर रहा है? जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत यह मिशन कार्य कर रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है इंपॉर्टेंट, ये है माइकल एंड सिला हेल्ड पुरस्कार। आपने सुना है इस पुरस्कार के बारे में? माइकल एंड सिला हेल्ड पुरस्कार, यह पुरस्कार भी गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। गणित के क्षेत्र में ही यह पुरस्कार दिया जाता है। तो अभी किसको दिया गया इस बार का, ये देखिए क्या क्या खास बात है, क्या क्या पॉइंट है, आइए देखते हैं क्या क्या खास बात है। ये देखिए, ये जो आप इमेज देख रहे हैं इनका नाम है निखिल श्रीवास्तव। ठीक है, इनका नाम है निखिल श्रीवास्तव। इन्हीं को मिला है, भारत के युवा गणितज्ञ है। इनको 2 और गणितज्ञों के साथ पुरस्कार मिला है। तो क्या क्या चीजें, ये देखिए, ये भारतीय युवा गणितज्ञ नाम है निखिल श्रीवास्तव। आप इमेज में देख रहे हैं, ये है निखिल श्रीवास्तव को 2 अन्य गणितज्ञों के साथ प्रतिष्ठित 2021 के माइकल और सिरा हेल्ड पुरस्कार के संयुक्त विजेता के रूप में नामित किया गया है। 2021 का यह पुरस्कार, 2021 में माइकल एंड सिरा हेल्ड पुरस्कार भारत के युवा गणितज्ञ निखिल श्रीवास्तव को 2 अन्य गणितज्ञों के साथ संयुक्त रूप से देने की बात की गई है। निखिल श्रीवास्तव ने को यह पुरस्कार कैंडिसन सिंगर समस्या और रामानुजन ग्राफ पर लंबे समय से अनुत्तरित प्रश्नों को हल करने के लिए दिया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। क्यों दिया जा रहा है निखिल श्रीवास्तव को यह पुरस्कार? कैंडिसन सिंगर समस्या गणित में और रामानुजन के बारे में मैंने अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों को पढ़ाया था। तो जो रामानुजन ग्राफ है, इस पे बहुत लंबे समय से कुछ प्रश्न ऐसे थे जिनका उत्तर नहीं मिल पा रहा था, तो उनको इन्होंने हल किया है, इसलिए निखिल श्रीवास्तव को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो कहां बर्केले में है, के निखिल श्रीवास्तव के अलावा स्विट्जरलैंड के एडम मार्कस और अमेरिका के एल विश्वविद्यालय के डैनियल एलन स्पिलमैन का भी इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया है। अब निखिल श्रीवास्तव के साथ किसका चयन किया गया है? निखिल श्रीवास्तव कहां पे? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हैं ये, वहां पे उनके साथ में स्विट्जरलैंड के हैं एडम मार्कस और अमेरिका का एक यूनिवर्सिटी है एल यूनिवर्सिटी, उसके हैं डैनियल एलन स्पिलमैन। इन तीनों लोग को संयुक्त रूप से माइकल एंड सिला हेल्ड पुरस्कार दिया जा रहा है। ये ध्यान में रखेंगे 2021 का। आगे क्या कह रहा है इसके बारे में देखें कि माइकल एंड सिला हेल्ड पुरस्कार कॉम्बिनेटोरियल और डिस्क्रीट ऑप्टिमाइजेशन अथवा कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित विषयों, 21 विषय में दिया जाता है। ये देखिए, जैसे एल्गोरिदम और कॉम्प्लेक्सिटी थ्योरी के क्षेत्रों में उत्कृष्ट, नवीन, रचनात्मक और प्रभावशाली अनुसंधान को मान्यता प्रदान करने के लिए प्रत्येक वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है। और 2021 को में मिला है निखिल श्रीवास्तव के साथ 2 और लोगों को। और इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को एक पदक और 1 लाख अमेरिकी डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। क्या मिलता है? एक पदक मिलता है और 1 लाख अमेरिकी डॉलर। और इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 2017 में की गई थी। ये जो माइकल एंड सिला हेल्ड पुरस्कार, इसकी स्थापना 2017 में। तो सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे आप लोग। अगला जो हमारा टॉपिक है ये है एबेल 370। क्या कह रहा है इसके बारे में देखें। एबेल 370 के बारे में, आकाश गंगा की बात हो रही है। क्या क्या खास है एबेल 370 में, आइए एक एक पॉइंट देखते हुए चलते हैं। ये देखिए, आप इमेज में देख रहे होंगे, आकाश गंगा है ये। क्या कह रहा है ध्यान से पढ़ें। हाल ही में नासा ने आकाश गंगाओं के एक विशाल क्लस्टर एबेल 370 की एक अद्भुत इमेज जारी की है। ये जो इमेज है ये एबेल 370 की ही इमेज है और नासा ने इसको जारी किया है। और क्या कह रहा है, आकाश गंगाओं का
विशाल क्लस्टर। विशाल क्लस्टर यानी समूह, आकाश गंगाओं का बड़ा समूह जहां पे बहुत ढेर सारी आकाश गंगाएं हैं, उसका नाम है एबेल 370। यहाँ पे बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं और नासा ने इसका भी इमेज जारी किया है, इसलिए ध्यान में रखेंगे। और पृथ्वी से लगभग 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एबेल 370 एक आकाश गंगा क्लस्टर है, जिसमें कई सौ आकाश गंगाएं मौजूद हैं और इसकी दूरी पृथ्वी से तकरीबन 4.9 बिलियन प्रकाश वर्ष इसकी दूरी है। और यह जो एक क्लस्टर मैंने बताया था, समूह यानी ढेर सारी आकाश गंगाओं का समूह है, इसमें कई सौ आकाश गंगाएं हैं एबेल 370 में, ये ध्यान में रखेंगे। और आकाश गंगा क्लस्टर संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़े खगोलीय निकाय होते हैं जो कि गुरुत्वाकर्षण के कारण एक साथ रहते हैं, इसीलिए। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। आगे देखें कि आकाश गंगाओं के अलावा आकाश गंगा क्लस्टर में एक्स किरणों का उत्सर्जन करने वाली मल्टी मिलियन डिग्री गैस की विशाल मात्रा और डार्क मैटर भी मौजूद होता है। आकाश गंगाओं के अलावा आकाश गंगा क्लस्टर में क्या होता है, एक्स किरणों का उत्सर्जन करने वाली मल्टी मिलियन डिग्री गैस होती है जो कि वहां पे विशाल मात्रा में होती है। और डार्क मैटर क्या है, डार्क मैटर आकाश गंगा क्लस्टर को एक साथ बनाए रखने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल प्रदान करता है। जैसे यहां पे कह रहा है कि विशाल मात्रा और डार्क मैटर मौजूद है, तो डार्क मैटर क्या होता है, जो आकाश गंगा क्लस्टर होते हैं जिसमें आकाश गंगाओं का समूह होता है, तो डार्क मैटर उनको एक साथ रहने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल देता है, ये ध्यान में रखेंगे। तो छोटा सा टॉपिक था, उसके लिए ध्यान में रखना था कि आकाश गंगाओं का एक समूह जिसका नासा ने इमेज लिया अभी हाल फिलहाल में। अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये है शनि के चंद्रमा टाइटन पर समुद्र, सी ऑन सैटर्न मून टाइटन। अब आप लोगों को ये पता होगा, आप लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा कि हर ग्रह का अपना एक चंद्रमा होता है, किसी का नहीं भी होता, किसी का होता भी है। तो शनि का चंद्रमा है, शनि ग्रह के बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो शनि का जो ग्रह है चंद्रमा, जिसका नाम है शनि का जो चंद्रमा, हर ग्रह का अपना एक चंद्रमा होता है, तो शनि के ढेर सारे चंद्रमा हैं। तो शनि का एक चंद्रमा है, उस चंद्रमा का नाम है टाइटन। तो इस टाइटन पर समुद्र की खोज की गई है, समुद्र की खोज। और ये समुद्र बहुत सारे गैसों से बना हुआ है। क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में डिटेल से देखते हुए चलेंगे कि टाइटन क्या है, शनि चंद्रमा क्या है, डिटेल से देखते हुए एक पॉइंट चलते हैं। चर्चा में क्यों है, क्यों है चर्चा में, सबसे पहले तो ये देखिए चर्चा में क्यों, कि हाल ही में शनि के चंद्रमा टाइटन, जिसका नाम है शनि के चंद्रमा का क्या नाम है, टाइटन। टाइटन पर लगभग 1000 फुट गहरे समुद्र का पता चला है, इसलिए चर्चा में है। यही है टाइटन की का इमेज, ये समुद्र का चंद्रमा, ये जो एरिया आप देख रहे हैं, 1000 फुट गहरे समुद्र का पता चला है शनि के चंद्रमा टाइटन पर। आगे देखें क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखते हुए चलें। क्या कह रहा है, कह रहा है खगोलविदों ने, जो इन सब चीज करते हैं उसको खगोलविद कहते हैं हिंदी में, खगोलविदों ने शनि के चंद्रमा टाइटन की सतह पर सबसे बड़े समुद्र का अनुमान लगाया है, जो अपने केंद्र के पास कम से कम 1000 फीट गहरा है। और इस समुद्र का नाम क्रैकन मारे रखा गया है। ध्यान में रखेंगे, जो खगोलविद है उन्होंने ये पता लगाया है कि शनि का जो चंद्रमा है टाइटन, उस पे तकरीबन 1000 फीट गहरा एक समुद्र है, और इस समुद्र का नाम क्या है, क्रैकन मारे, ये ध्यान में रखेंगे। और क्रैकन मारे टाइटन के उत्तरी ध्रुव के पास तरल इथेन और मीथेन का एक विशाल समुद्र है। और क्रैकन मारे क्या है, टाइटन के उत्तरी ध्रुव पे है, और ये इथेन और मीथेन जो लिक्विड फॉर्म में है उनका एक विशाल समुद्र है। और इसका क्षेत्रफल लगभग 1,54,000 वर्ग मील का है क्रैकन मारे का, और ये लिक्विड फॉर्म में इथेन और मीथेन का समुद्र है। और क्रैकन मारे की गहराई और संरचना को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा टाइटन के मीथेन जल विज्ञान का और अधिक सटीक मूल्यांकन हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट।
और क्या कह रहा है इसके बारे में इंपॉर्टेंट, और इसके अतिरिक्त इससे हमें शनि ग्रह और अपने सौर मंडल के बारे में और अधिक जानकारियां भी हासिल होंगी। ठीक है, टाइटन का जो अध्ययन किया जाएगा तो शनि ग्रह के बारे में, सौर मंडल के बारे में और भी ज्यादा जानकारियां मिलेंगी। तो ये मुद्दा था, इस वजह से ये चर्चा में था टाइटन। अब इसमें अब आप देखिए सौर मंडल क्या होता है, क्या होता है सौर मंडल, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा जियोग्राफी में, फिर भी कुछ बेसिक चीजें। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सौर मंडल कैसे बनता है, सौर मंडल में सूर्य होंगे, सूर्य है, 8 ग्रह हैं, 8 ग्रह के साथ साथ उनके उपग्रह और कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे कि क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड से मिलकर के एक सौर मंडल का निर्माण होता है, और इसे हम सौर परिवार का नाम भी देते हैं। और इस पूरे सौर परिवार या सौर मंडल का मुखिया सूर्य होता है। तो ये जरूर ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब इस शनि ग्रह की बात हो रही थी, क्योंकि शनि ग्रह का जो चंद्रमा है टाइटन, उसकी बात थी, तो शनि ग्रह के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है शनि, यानी सैटर्न, सूर्य से छठा ग्रह है तथा बृहस्पति के बाद सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसका स्थान छठे नंबर पर है, लेकिन सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, तो बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह यही है सौर मंडल का, कौन, शनि। और शोधकर्ताओं ने वर्ष 2019 में इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहे 20 नए चंद्रमाओं की खोज की थी, जिससे इसके चंद्रमाओं की संख्या 82 हो गई है, जबकि बृहस्पति के चारों ओर 79 चांद चक्कर लगाते हैं। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, उसके 79 चांदी है, और बृहस्पति के बाद अगर कोई बड़ा ग्रह है तो है शनि। और शनि के टोटल इस समय ग्रहों की संख्या कितनी हो गई, सॉरी ग्रहों कह रहे हैं, चांदों की, चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो गई, 82। 2019 में अभी इसमें लगभग 20 और नए चांदों की खोज की गई है, चंद्रमाओं की। और शनि के 82 चंद्रमा या उपग्रह में, उन्हें उपग्रह भी कहेंगे क्योंकि जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं, उपग्रह में टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, और टाइटन की परिस्थितियां पृथ्वी से काफी अधिक मेल भी खाती हैं, और इसलिए वैज्ञानिक इस उपग्रह के बारे में जानने हेतु बहुत ज्यादा उत्सुक भी है, टाइटन के बारे में जानने के लिए, इसलिए ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे क्या कह रहा है शनि ग्रह के बारे में, आप ये देख सकते हैं, ये सब शनि ग्रह के मुख्य चंद्रमा है इमेज में। जल, मीथेन, अमोनिया या पत्थर जैसे तत्व बहुत कम मात्रा में या नहीं पाए जाने के कारण शनि सौर मंडल के उन 4 विशाल ग्रहों में शामिल है जिन्हें गैस दानव कहा जाता है। यानी शनि ग्रह पर भी जल, मीथेन, अमोनिया या पत्थर नहीं पाए जाते, वहां भी केवल गैस पाया जाता है। और शनि पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, ये ध्यान में रखेंगे। और शनि ग्रह की एक विशेषता है कि इसके आकर्षक वलय यानी रिंग, जिसके कारण शनि दूर से देखने में बेहद खूबसूरत लगता है। किसी भी ग्रह का जो बाहरी होता है रिंग, वही वलय, जिसके कारण ये देखने में सुंदर लगता है। और हालांकि शनि के अलावा बृहस्पति, नेपच्यून, यूरेनस ग्रह में वलय या रिंग इनमें भी उपस्थित है, लेकिन ये वलय शनि की तुलना में सुसज्जित एवं जटिल नहीं है। तो ये ध्यान में रखेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट के अनुसार आप लोग सभी कुछ, और ये जरूर याद रखेंगे कि शनि पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसों का बहुत ज्यादा भंडारण है। अगला जो हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, आज का इंपॉर्टेंट और अंतिम टॉपिक है एआई युक्त कैमरे की से चेहरे की पहचान की बात की जा रही है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऐसा कैमरा लगाया जाएगा, चेहरे की पहचान की जाएगी। लखनऊ में यह कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो यूपी के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लखनऊ में जनवरी में यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इससे क्या है, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर जगह पे एआई कैमरे लगाए जाएंगे। एआई कैमरे की खासियत यह है कि चेहरे के हाव भाव को पढ़ के स्कैन कर सकता है कि अगर कोई महिला परेशानी अवस्था में है, डरी हुई अवस्था में है, कोई उसको परेशान कर रहा है, पीछा कर रहा है, तो चेहरे के हाव भाव पढ़ के सारा रिकॉर्ड क्या है ध्यान से देखते हैं। चर्चा में क्यों है, ये देखिए क्यों है चर्चा में।
लखनऊ पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त सुरक्षा कैमरों के माध्यम से चेहरे की पहचान तकनीक का प्रयोग करने का निर्णय लिया है। लखनऊ पुलिस ने निर्णय ले लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई कैमरों के द्वारा चेहरों के हाव भाव को पढ़ के परीक्षण करने का, और भी किस लिए? महिलाओं की सुरक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए। मेनली इंपॉर्टेंट यह है। अब इससे संबंधित क्या जानकारी है ये पढ़ लें आप। क्या जानकारी है इससे संबंधित? कि इस तकनीक में महिलाओं के चेहरे के भावों को पढ़ने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने का दावा किया जाता है। इसमें जो एआई युक्त कैमरा होगा वो महिलाओं के चेहरे के हाव भाव को पढ़ेगा, इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि कोई महिला अगर परेशानी में है तो उसकी मदद की जाएगी। और इसके तहत एआई युक्त कैमरों की मदद से पुलिस महिलाओं के तनाव भरे चेहरे का अध्ययन कर उनके संकट में होने का आकलन करेगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत, और उन तक आवश्यक सहायता भी पहुंचाएगी। चेहरे के हाव भाव से अगर पुलिस को लगेगा कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो उनको इसके लिए सहायता भी दी जाएगी। और यह तकनीकी महिलाओं की अभिव्यक्तियों अध्ययन कर संभावित संकट के प्रति उनके नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी सतर्क कर देगी। जिस भी एरिया में लगा रहेगा एआई कैमरा, उसका जो भी नजदीकी पुलिस स्टेशन होगा डायरेक्ट सूचना पहुंच जाएगी कि महिला परेशान है, उसके पास सुरक्षा भेजिए, उसके बारे में पता करिए। और यह जो प्रोजेक्ट है उत्तर प्रदेश में, यह नया प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अक्टूबर में शुरू किए गए मिशन शक्ति कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। ये जो एआई युक्त कैमरे चेहरे की पहचान है, ये किस योजना के तहत? मिशन शक्ति कार्यक्रम के तहत। और मिशन शक्ति कब शुरू हुआ है? अक्टूबर में शुरू हुआ है। इसी के तहत यह कार्यक्रम शुरू किया गया यूपी में, और इससे शहर में महिलाओं का पीछा करने, उन्हें धमकाने जैसे महिला उत्पीड़न के मामलों को कम करने में मदद का भी अनुमान है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्या क्या चीजें कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो ये आज का टॉपिक था जो यहीं पे समाप्त होता है। तो आप लोग इस क्लास को लेकिन ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सकें और इसके माध्यम से अपनी तैयारी कर सकें। और आप लोगों को जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि जो क्रैश कोर्स हम लोग यूपी पीसीएस का शुरू कर रहे हैं, ये सबके लिए फ्री है और पूरे 50 दिनों का 50 डेज का प्रोग्राम है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें कि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ सके, यहाँ पे पहुंच सके और इसका फायदा उठा सके। इन सारे पॉइंट्स का आप लोग ध्यान में रखिएगा। फिर हमारी मुलाकात होगी हमारे अगले कक्षा में। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।